Hello students, welcome to CSCPIS Academy. This side Apurvo and I welcome to my newspaper analysis. So let's start students. So अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए @CSCP_Assam. Students, there is an announcement as your means is approaching and hopefully I am very positive that your prelims examination will get clear. अगर वो clear होता है तो आप हमारे CSCPIS Academy का APSC मेंस क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर विथ प्रॉपर डिस्कशन ऑफ द सिलेबस विथ द इम्पॉर्टेंट इंटरलिंकिंग with different GS papers with a topic will be discussed thoroughly. Classes are already started, so don't miss any classes. So you can join our CSCPIS Academy by calling in this number. So let's see what are the topics that today we will be discussing. Today the first topic that we are going to discuss is extreme weather events. So this is an topic taken from the editorial from the Assam Tribune. Then we will see what is this Dharti Aba mission. Then AI misinformation and deep fakes, उसके बारे में थोड़ा सा हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. देन वी विल सी अबाउट टाइफून वुटिप. इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स जो दिए गए हैं इस बार विद बाय RBI, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे. एंड लास्टली वी विल सी द इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम, जहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया के अंडरलाइंग पेंशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है. सो द फर्स्ट इज़ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है, जो कि हमारे डेली लाइवलीहुड को वो इफ़ेक्ट कर रहा है, बोथ इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, विच इज़ क्रिएटिंग अ टेंट्रम इन एवरीडे लाइफ एंड ऑल्सो इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So let's see what do we mean by extreme climate event or extreme weather event. This term was coined by John Houghton. He was a British climatologist in 1994, which describes this. Then extreme weather event is an unusual, not normal, short-term localized deviation. Localized deviation means it is a event which occurred in a local area, not in an area at a larger scale with a potential for significant damage. So what are the two key features here? The first one is unexpected occurrence and localized impact. तो ये दो बहुत ज़्यादा important है कि कोई भी एक event को एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर हमें बोलना है तो द फर्स्ट वन शुड बी अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस. मतलब अगर वो इवेंट, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो, वो उस टाइम पर नहीं पड़ना चाहिए था. तो दैट इज़ एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो लोकलाइज्ड है, ऑफन कन्फाइंड टू अ स्मॉल रीजन. ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सम एक्सट्रीम वेदर इवेंट वी सी, लाइक हीट वेव्स, कि जो कि रिसेंटली अभी इंडिया हीट वेव से गुजर रहा है या फिर 2 दिन पहले वो था, जो कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है विथ इट एक्सीड्स मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इन इंडियन प्लेन्स, इज़ वेरी डेडली इन इंडिया, यूरोप एंड जापान, जिसके वजह से बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है. सिमिलरली कोल्ड वेव क्या है, एक सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल, जो जनरली होना नहीं चाहिए. वो ज़्यादातर आप दिल्ली में देखोगे, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. फ्लैश फ्लड्स, इट इज़ अ सडन फ्लड्स ड्यू टू आउटबर्ड्स, क्लाउड बर्स्ट्स. ओके, जैसे कि रिसेंटली हुआ है इवन इन असम, रिसेंटली वो उत्तराखंड में भी हुआ था, 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. एंड व्हाट इज़ दिस क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट इज़ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन. सो लेट्स सी हियर कि अगर आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हीट वेव अगर देखते हो, ये रिसेंटली जारी किया गया था एक इन द मंथ ऑफ अप्रैल हीट वेव. तो आप देख सकते हो द एरिया मार्क्ड इन रेड, दे वेर गोइंग थ्रू अ हीट वेव, जहाँ पर IMD इसको डिफाइन करता है कि अगर 40 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस है इन प्लेन्स एंड 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इन कोस्टल एरियाज़ है और 30 डिग्री से ज़्यादा अगर ये हिल में है तो उसको हीट वेव माना जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, यूपी, MP में, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम इट. ओके, so what are the causes of this extreme weather events? So it is listed in the article like the El Nino and the La Nina effect. These are the natural factors, jet stream disturbances, जियोफिजिकल लोकेशन, ओशियन टेम्परेचर एनोमैलीज. सो ये सब आप अगर जियोग्राफी अच्छे से पढ़ते हो तो जियोग्राफी में ये आपको अच्छे से समझा जाता है. सो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है?
ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, अर्बनाइजेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, जो कि इंसान के कारणों की वजह से होता है। इंसान जो वो एनवायरनमेंट के साथ जो वो छेड़खानी करते हैं उसके वजह से वो देखा जाता है, दैट इज़ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड लैंड यूज चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। सो इफ़ यू सी हियर कि 2025 तक अभी तक जो हीट वेव अभी तक गया है, जैसे कि उड़ीसा झारखंड में रिसेंट हीट वेव रिकॉर्ड किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में फरवरी 11 से 23 के भीतर 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। दिल्ली रिकॉर्डेड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 40.5 डिग्री सेल्सियस ऑन 26 मार्च। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री which was above the normal by 6.3 degree Celsius. So this is a cutout of from the news. Next is about the Dharti Aaba mission. Now what is this Dharti Aaba mission? It stands for, the full name is Dharti Aaba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan. Janajatiya means it talks about the indigenous tribals of Assam. तो उन ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इन शॉर्ट। तो न्यूज़ में आया है कि जो धरती आबा मिशन है, इट वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। If you see here, this Dharti Aaba program was launched initially by Prime Minister Narendra Modi on 15th November 2024 for commemorating the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. Who was Birsa Munda? He was the tribal revolutionary. And you people in the comment section please let us know कि बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने कौन से रिबेलियन को उन्होंने हेड किया था। सो माय क्वेश्चन इज, लेट मी राइट, बिरसा मुंडा headed which famous rebellion in India? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बोलिए। So now let's see what are the objectives of Dharti Aaba mission. The first is the empowerment, to empowerment the tribal people, like by building social infrastructure like schools, your banks, hygiene, sanitation, healthcare, education, and to arrange good livelihood programs too. And it shall ensure benefit saturation in tribal areas. Benefit saturation का मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादातर या फिर सारे के सारे लोगों को benefits मिल रहा है, that is benefit saturation. And it shall converge multiple central and state government schemes for holistic development. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो स्कीम्स दिए थे और स्टेट गवर्नमेंट में जो स्कीम्स है उन दोनों को मर्ज करेगा। And the last one, empower tribal communities by preserving their heritage and ensuring constitutional safeguard, जो कि उनको देना ही है। तो let's see the key components. It will coverage 6,000 tribal villages in Assam. The development activities to continue for 5 years. The aspirational districts and tribal majority blocks will be the focus areas, and there will be total of 25 targeted schemes from various line ministries. Alright, and there is a convergence model, means what? Where the central government schemes and state government schemes will be merged into a particular scheme. Next, AI misinformation and deepfakes. Now we will see what is this deepfake first of all. So see, deepfake जो है ये एक सिंथेटिक मीडिया है जो कि कुछ वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं जो कि एकदम रियल लगते हैं, बट एक्चुअली दैट वाज जनरेटेड बाय AI, विच कन्विंसिंगली मीन्स मतलब आपको वो बिलीव करने में मजबूर कर देगा कि वो रियल है। इट कन्विंसिंगली मिमिक्स द रियल पीपल और इवेंट। मतलब आज अगर मैं एक अपने ओरिजिनल वॉइस से यहाँ पर CNN रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करके किसी और का आवाज़ भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, और जब आप सुनोगे तब ऐसा लगेगा कि वो ओरिजिनल है। दैट इज़ डीप फेक्स। जैसे और भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आपको फॉल्स या फिर एक इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ऑन इंटरनेट विद द मोटिव इंटेंट टू डिसीव। सो दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डेलिबरेटली टू डिसीव। कि डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो डेलिबरेटली
जानबूझ के फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने को कहा जाता है डिसइन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अनादर जो ये अभी इशू है, दैट इज एआई वाटरमार्किंग, कि ये जो तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, तो उनको कैसे हम ऑथेंटिसिटी दे, कैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे। तो अभी नए टेक्नोलॉजी यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं जो कि एआई प्रोडक्ट्स को भी वाटरमार्क करेगा। सो एआई वाटरमार्किंग इज द टेक्नोलॉजी यूज टू एम्बेड इनविजिबल मार्कर्स इन एआई जनरेटेड कंटेंट टू आइडेंटिफाई ऑथेंटिसिटी। जैसे कि सिंथेटिक आईडी, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो कि वाटरमार्क या फिर उसको एक एआई जनरेटेड कंटेंट को वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एआई द्वारा बनाया गया है या फिर वो सच्ची में ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस सिंथेटिक आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चैलेंजेस क्या है देखिए इस एआई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक में। जो डीप फेक्स जो आज के डेट में इलेक्शंस में यूज़ होते हैं कि वो किसी एक एक्टर, किसी एक बहुत ज़्यादा नामचीन इंसान को वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में यूज़ कर सकता है, जो स्टेटमेंट्स, जो स्पीच है, शायद वो कभी असल में उस इंसान ने, वो फेमस पर्सनैलिटी ने वो दिया ही नहीं, वो कंप्यूटर ने, एआई ने जनरेट करके दिया है। ऐसे केसेस इंडिया में ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, इट इज़ टू impersonate लीडर्स और मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। देन एआई जनरेटेड स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दैट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट नाउअडेज। एंड ये सब कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आज के डेट में जुरिस्डिक्शंस कोई लॉ भी नहीं बना है। में क्या करना चाहिए, तो अभी देयर इज़ अ नीड फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। तो जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी कंपनी, सिविल सोसाइटी और जो ग्लोबल फोरम्स है वो एसेंशियली मिल के कोलाबोरेट करके कुछ वो डेवलप करेंगे। एंड देयर मस्ट बी डिजिटल लिटरेसी अमंग द पब्लिक अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन। सो ये सब कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि मेंस में अगर क्वेश्चंस आए तो किस डेटा पॉइंट को आप कहाँ डालोगे। नेक्स्ट इज अबाउट टाइफून वुटिप। सो वियतनाम में एक टाइफून हिट किया है, वो है टाइफून वुटिप, जो कि सीवियर फ्लडिंग उसने कॉज किया, एग्रीकल्चरल डैमेज एंड ह्यूमन कैजुअलिटीज आर रिजल्टेड। सो व्हाट इज अ टाइफून एक्चुअली? टाइफून जो है वो एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ऑकर करता है। एंड इसी चीज़ को एटलांटिक ओशियन या फिर एटलांटिक ओशियन में अगर है तो उसको कहा जाता है हरिकेन, और अगर वही टाइफून अगर वो इंडियन ओशियन में ऑकर हो रहा है उसको कहा जाता है साइक्लोन। ऑलराइट, व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट का भाई कभी ये टॉपिक है, एक तो है GS1 का टॉपिक ज्योग्राफी का। देखिए एक ही टॉपिक यू कैन लिंक विथ 2 डिफरेंट पेपर्स, और एक है GS3 का डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम ये पढ़ते हैं तो हम देखेंगे पहले कॉजेज ऑफ डिजास्टर, कि कॉजेज ऑफ टाइफून। तो कॉजेज ऑफ टाइफून का जो वुटिप टाइफून है उसका कॉज क्या है? ये जस्ट नॉर्मल है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि वार्म सी सरफेसेस टेम्परेचर में वो इंटेंसीफाई होता है। एंड हैवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स वो कॉज करेगा जहाँ पर ये हिट करेगा। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा उस टाइफून के वजह से? जैसे कि ह्यूमन लाइव्स लॉस होंगे, लाइवलीहुड्स जैसे कि एग्रीकल्चर हो, फिशिंग हो, वो डिस्ट्रॉय होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसेस डैमेज होंगे। तो उसमें डिज़ास्टर रिस्पॉन्स मेजर्स क्या होना चाहिए? जैसे कि जो इमरजेंसी फोर्सेस है, जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में NDRF है, SDRF है, वो काम करेंगे, और उस वियतनाम में वहाँ में जो भी फोर्सेस है वो काम में लग जाएंगे। तो इमरजेंसी फोर्सेस मस्ट बी मोबिलाइज्ड बाय द लोकल अथॉरिटीज़। उसके बाद रिलीफ और रिकवरी ऑपरेशंस, मटेरियल्स टू बी इनिशिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो फैमिलीज़ अफेक्टेड हुए हैं उनको सपोर्ट और उनका डैमेज असेसमेंट करना है। और ब्रॉडर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं तो सो इट विल रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन साउथ एशिया, कि ये जो धीरे धीरे ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी हमने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को पढ़ा था, उसके रीजंस आइडेंटिफाई किया जाए। एंड इट शैल बी पॉसिबली लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ओशंस। ओके, नाउ लेट्स सी द इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है, कि ईजिंग प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड। ये आर्टिकल है ईजिंग प्राइजेस। तो आज अगर हम इन्फ्लेशन ट्रेंड देखते हैं तो इन्फ्लेशन बहुत हद तक कम हुआ है। जैसे कि मई 2025 में जो डेटा आया है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये फेल टू 2.8%, दैट इज 75 मंथ लो। And the wholesale inflation, it will be 3.8, please make a correction, 3.8%, which is a 75 month low. Wholesale inflation dropped by 0.4. Retail inflation क्या है? It is the consumer price index. I have already discussed in many of my session. जो price level change आप
कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे आप देखते हो, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन क्या है, व्हेन यू ट्रैक द प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल, तो वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आज के डेट में नॉर्मल इन्फ्लेशन अगर हम बोल रहे हैं तो वी रेफर टू द रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 75 लो में है। व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ इट, ईजिंग फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, 12.4% वो डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल ओवर सप्लाई ऑफ ऑयल, ग्लोबली जो तेल का दाम जो बढ़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द ओवर सप्लाई एंड स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी ड्यू टू मेनी टेंशंस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस लाइक द रशिया यूक्रेन वार, इजराइल ईरान वार रिसेंटली, तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो उनकी वजह से भी मार्केट्स अफेक्टेड होंगे। तो आरबीआई ने इसमें फोरकास्ट क्या दिया है या फिर आरबीआई का पॉलिसी क्या है। आरबीआई सेड कि इन्फ्लेशन उसने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम 4% टू 3.7%। इट प्रोजेक्टेड जून इन्फ्लेशन टू डीप टू 2% तक ये जून का इन्फ्लेशन आ सकता है, टू द लोअर लिमिट ऑफ आरबीआई's कंफर्ट। पॉलिसी स्टैंड क्या है, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड मतलब कि यहाँ पर बैंकों को वो इंटरेस्ट रेट्स कट करने को भी बोल सकते, हाइक करने की भी बोल सकते, जैसे बैंक्स अब उनको ठीक लगे। तो देयर विल बी नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इन द न्यूट्रल स्टैंड, इंडिकेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू इधर हाइक और कट इंटरेस्ट रेट्स। सो द लास्ट वन फॉर टुडे इज द इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम। तो इंडिया में अगर आप पेंशन सिस्टम को देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स में देखते हैं तो वहाँ पर है नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना या फिर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम अंडर ईपीएफओ। ये जो पेंशन है ये सब ज़्यादातर पेंशन मिलता है फॉर्मल वर्किंग सेक्टर को, पर इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर जो कि इंडिया में 85% ऑफ इंडिया का लेबर फोर्स एब्जॉर्ब करके रखा है, वो पेंशन स्कीम आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुआ है। सो वी हैव टू सी द इश्यूज इन इंडियाज पेंशन फ्रेमवर्क। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। मतलब क्या कि गवर्नमेंट के खुद के ही बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे कि यहाँ पर ही मेंशन है बहुत सारे, तो द स्कीम्स आर वेरी मच फ्रेगमेंटेड एंड विथ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस की अलग अलग स्कीम अलग अलग जगह या फिर अलग अलग गवर्नेंस क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनको ठीक करना चाहिए। लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन, लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन का मतलब होगा यहाँ पर कि सेंट्रल हो, स्टेट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उनमें एक पेंशन स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट अगर वो कुछ दे रहा है वो प्राइवेट नहीं भी दे सकता है, डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट अगर एक पॉलिसी बना ले तो प्राइवेट उसको नहीं भी मान सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ पॉलिसी एंड नॉट अ लॉ। नेक्स्ट इज़ लोअर कवरेज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, दैट जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड कि इंडिया में ज़्यादातर वो इनफॉर्मल सेक्टर है और वहाँ पर पेंशन जो है वो कंपलसरी नहीं किया गया है, वॉलेंटरी कर दिया गया है। सो बिकॉज ऑफ वॉलेंट्री एनरोलमेंट वहाँ पर कवरेज कम देखने को मिलता है एंड इंसेंटिव और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है इनफॉर्मल सेक्टर में। नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल अनसुइटेबिलिटी, सॉरी अनसस्टेनेबिलिटी। मतलब देयर इज़ अ डेटा गिवन हियर इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया हैज़ स्कोर्ड ओनली 44%, दैट इज़ अ लो एडिक्वेसी रेशियो। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड प्राइवेट फंड इन्वॉल्वमेंट, मतलब प्राइवेट जो इंडिया में आज बहुत आगे है तो वो इस पेंशन सेक्टर में अभी भी उन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया है। एंड लास्ट वन इज़ लो फिनेंशियल लिटरेसी, कि इंडिया में आज भी फिनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है। इंडियन इकोनॉमी स्टिल लाइज ऑन द कैश। So students, we have completed our analysis for the 18th June. There are 2 MCQs here about disaster management. So एक है disaster management act के ऊपर, another one is of Sendai framework. तो आप इन दोनों का आंसर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको सिर्फ अपने ऐसे पेपर में एक्सेल करना है और बाकी आपका ठीक है, तो आप सिर्फ हमारे ऐसे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड गेट योर सेल्फ वेरी मच स्किल्ड इन राइटिंग ऐसे with Mayur Chaudhary sir. And if you want to boost your preparation with our study materials, there are smart books presented for you. To book your copy, you just call in the given number. Thank you so much students. We will meet in the next analysis. Till then, take care.